क्या है उसको पूरा कर लिया जाए तब लिखवा जाएगा। देखिए आपका सेक्शन 60 में आपका खंड झ तक बता गया था। झ फिर देखिए, यानी कि आपका खंड आपका आई आई निकाल दीजिए भाई धारा 60 में। इसमें फिर एक बार देखिए 60 में ये बताया जा रहा था कि कौन सी वह प्रॉपर्टी है जो डिक्री को इन्फोर्स कराने, प्रवर्तित कराने, लागू कराने में आपका अटैच या जब्त या कुर्क भी की जा सकती है और विक्रय भी। तो पहले तो लिस्ट दी गई है कि कौन संपत्तियां कुर्क और विक्रय की जा सकेंगी। उसके बाद प्रोविजो दिया गया है और प्रोविजो में कुछ प्रॉपर्टी दी गई है जिसको न तो कुर्क किया जा सकता है न ही बेचा जा सकता है। और उसी में से मेंटेनेंस का मामला चल रहा था और मेंटेनेंस वाला बताया भी गया था। फिर एक बार हम लास्ट में बता रहे हैं। आपका खंड आई ये कहता है कि अगर मेंटेनेंस से भिन्न मामला है, यानी कि बिक्री भरण पोषण की नहीं है और वेतन को पूर्क करना है, यानी कि कोई व्यक्ति है जो वेतन पा रहा है उसके वेतन की भी कुर्की होगी और उसके वेतन को भी जब्त किया जाएगा। लेकिन अगर उसके खिलाफ मेंटेनेंस की डिक्री नहीं है तब अलग नियम चलेगा और मेंटेनेंस की डिक्री है तो अलग नियम। एक उदाहरण बना लिया जाए। मान लीजिए एक पति है और भी पत्नी है और ये अपनी पत्नी का गुजारा भत्ता, या मैं आगे बैठिए भाई, ये अपनी पत्नी का गुजारा भत्ता या रख रखाव या मेंटेनेंस या भरण पोषण देने में उपेक्षा बरतता है या डिनाई या इनकार करता है तो बी ए के खिलाफ मुकदमा की है और बी के फेवर में न्यायालय ने डिक्री पारित किया है और बी ए नौकरी करता है और बी ये कहती है कि ए का वेतन कुर्क किया जाए, तो चूंकि ये डिक्री मेंटेनेंस की है, बी भरण पोषण की डिक्री को लागू कराना चाहती है तो इसके लिए अलग नियम है। और अगर ए वेतन पाता है, यानी कि नौकरी में है वेतन पाता है और बी ने जो डिग्री पाई है वो मेंटेनेंस की नहीं है बल्कि अन्य आपका विषय से संबंधित है, धन ही वसूलना है लेकिन भरण पोषण नहीं, तब मामला अलग होगा। यानी कि अगर बी ए के खिलाफ मुकदमा करती है भरण पोषण के लिए नहीं, इत्यादि के लिए कोई भी धन हो भरण पोषण के अलावा, तो खंड आई कहता है कि ए का वेतन का कितना भाग जब्त या कुर्क नहीं किया जाएगा, तो वेतन का प्रथम कितना नहीं किया जाएगा 1000 और जो बाकी बचेगा उसका 2/3 ये कुर्क नहीं होगा। लेकिन ये कब? जब डिक्री आपका भरण पोषण से क्या हो, भिन्न हो। अब एक उदाहरण मैं बता था, 10,000 पर ही पूछा जाता है, रकम इधर उधर हो सकते हैं लेकिन जो क्वेश्चन आया है उसी आधार पर हम भी उदाहरण दे रहे हैं कि ये एक व्यक्ति है जो 10,000 वेतन पाता है और डिक्री मेंटेनेंस वाली नहीं है, भरण पोषण से भिन्न है। तो अब समस्या ये आती है कि वेतन का कितना 10,000 में से कुर्क किया जाएगा और कितना नहीं किया जाएगा। तो जो ये लिखा गया है इतना कुर्क नहीं होगा, इसके बाद जो बचेगा वही कुर्क होगा। तो इस नियम पर 10,000 को निकालेंगे तो 1,000 पहले निकाल लीजिए तो ये कुर्क नहीं होगा, बचा कितना अब 9,000। और 9,000 का फिर कितना निकालना है, 2/3, तो 2/3 कितना हो जाएगा 6,000। यानी कि टोटल कितना कुर्क इस उदाहरण में नहीं होगा, तो वह 7,000। और फिर घुमावदार क्वेश्चन बनता है कि कितना हो सकेगा, तो बचा ही कितना 3,000। तो कितना हो सकेगा इस उदाहरण में
3,000। लेकिन लेकिन लगाना है, अगर बी ने ए के खिलाफ मेंटेनेंस का मुकदमा किया था और ए जीती है, माने बी जीती है, और ए के वेतन को कुर्क या जब्त या अटैच करना है, तब नियम अलग चलेगा। यानी कि अगर डिक्री मेंटेनेंस वाली है तो ऐसी दशा में वेतन का ज़्यादा हिस्सा कुर्क होगा, और वेतन का कितना हिस्सा कुर्क होगा, 2/3, और कितना कुर्क नहीं होगा, तो जितना बचेगा वो कुर्क नहीं होगा। ये भी आपका झारखंड बिहार पूछ रहा है कितना कुर्क होगा, तो 2/3, और कितना कुर्क नहीं होगा, 1/3, क्योंकि 2/3 के बाद बचेगा ही क्या, 1/3। तो आपका झारखंड में एक उदाहरण दिया था, और वह उदाहरण आपका जो झारखंड में आया था वह 9,000 रुपये का दिया था, और बिहार में भी दोनों एंगलों से पूछा गया है। देखिए आपका दोनों एंगल से देखा जाए, एक व्यक्ति के खिलाफ भरण पोषण की डिक्री के निष्पादन में वेतन का कितना हिस्सा कुर्क होगा, 2/3, कितना नहीं हो सकेगा, 1/3। अब उदाहरण ये दिया था कि एक व्यक्ति 9,000 वेतन पाता है, डिग्री भरण पोषण की है, तो 9,000 में से कितना रकम कुर्क नहीं हो सकती, तो नहीं हो सकती पूछे तो 1/3, तो 9,000 का 1/3 कितना हुआ, 3,000। यानी कि 9,000 में से 3,000 कुर्क नहीं होगा। अगर ये पूछे कि कितना कुर्क हो सकेगा, तो 2/3, तो 9,000 का कितना निकालेंगे, 2/3, तो कितना आएगा, 6,000। यानी कि इस उदाहरण में 6,000 रुपया कुर्क होगा और 3,000 रुपया नहीं होगा। अब समस्या हो तो बताइए, नहीं तो आगे बढ़ा जाए। भाई तीसरी बार मैं बता रहा हूँ, क्योंकि बार बार ये क्वेश्चन आपका मैं बता दूं लोग गलत करके आते हैं, इसलिए यह जरूरी है कि इस क्वेश्चन को 2-3 बार बताया जाए। अगला देखिए खंड भाई, ऐसे व्यक्तियों के वेतन और भत्ते जिन्हें वायुसेना अधिनियम 1950 या सेना अधिनियम 1950 या नौसेना अधिनियम 1957 लागू है, तो ऐसे व्यक्तियों का वेतन भी सिविल मामलों में क्या अटैच किया जा सकता है कि नहीं, नहीं किया जा सकता। यानी कि कुल मिलाकर जो सैनिक हैं उनका वेतन अटैच नहीं किया जा सकता। अगला देखिए, किसी भी ऐसी निधि के या में या उससे व्युत्पन्न जिसे भविष्य निधि अधिनियम लागू है, सभी अनिवार्य निक्षेप और अन्य राशियां, यानी कि जो LIC पॉलिसी हैं या भविष्य निधि की राशियां हैं, क्या वह राशियां या LIC जो पॉलिसी हैं, क्या वह जब्त की जा सकती हैं कि नहीं, नहीं। फिर एक बार याद रखिए, जो LIC यानी कि आपका जीवन बीमा निगम में आपने कोई पॉलिसी खोला है, तो क्या वह धन भी अटैच होगा कि नहीं, नहीं होगा। ये याद रखिए, जीवन बीमा वाला धन क्या होगा। अब क्वेश्चन आपका जीवन बीमा से पूछा जाता है कि आपका इसके पहले वाले जे में पूछा गया था, 2018 के पहले वाले जे में क्वेश्चन जीवन बीमा से ये बना था कि जीवन बीमा की संविदा एक कैसी संविदा है, यानी कि जीवन बीमा का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वह कैसा कॉन्ट्रैक्ट है, ये क्वेश्चन आपका बना था। तो अगर ये क्वेश्चन पूछे कि जीवन बीमा का कॉन्ट्रैक्ट कैसा कॉन्ट्रैक्ट है, तो वास्तव में अगर LIC की किताबों में देखा जाए, काफी खुजवाया गया था इस क्वेश्चन को, तो उसमें एक विशेष प्रकार की संविदा मिलता है, एक स्पेशल आपका नेचर की संविदा। लेकिन जो आयोग माना वह समाश्रित संविदा माना, यानी कि उसे विशेष प्रकार की संविदा न मानकर एक समाश्रित संविदा माना, और सेक्शन कॉन्ट्रैक्ट के 31 में
उसे मान्यता दिया। यानी कि आपका अगर क्वेश्चन आए कि जीवन बीमा की संविदा कैसी संविदा है, तो समाश्रित संविदा है। समाश्रित का मतलब दूसरे पर आश्रित, दूसरे पर डिपेंड, दूसरे पर निर्भर। यानी कि जो संविदा स्वतंत्र नहीं होती बल्कि दूसरे पर क्या रहती है, निर्भर। जैसे एक उदाहरण, एलआईसी में आपने अपना पॉलिसी खोला और एलआईसी में ये खोला कि अगर मेरा घर जल जाएगा तो एलआईसी कंपनी मुझे 5 लाख रुपया देगी। तो आयोग का ये मानना है कि ये आश्रित या डिपेंड वाली संविदा है। और किस पर डिपेंड है? घर के जलने पर। जब घर जलेगा तो आपको 5 लाख रुपया क्या करेगा, मिलेगा। जैसे किसी को हम आश्रित या समाश्रित कहते हैं, संविदा भाई। तो आगे देखा जाए, मैंने कुल मिलाकर जो एलआईसी में धन आपने जमा किया है या बीमा में कहीं भी, तो भविष्य निधि में, तो क्या वे जो भविष्य निधि में धन है, क्या उसे जब्त किया जा सकता है कि नहीं? नहीं किया जा सकता। यानी कि अगला नियम देखिए, निर्णीत ऋणी के जीवन पर बीमा पॉलिसी के अधीन सभी संदेह सभी धन। यानी कि अगर हारने वाला है, हारने वाला अपना एलआईसी यानी कि लाइफ इंश्योरेंस खोला है और उसमें धन जमा करता है, या तो मंथली या 6 6 माह पर या सालाना, तो क्या वे धन जो है जम जब्त किए जा सकते हैं कि नहीं? नहीं किए जा सकते। तो जीवन बीमा की संविदा अभी बताया गया कैसी संविदा आयोग ने माना है, समाश्रित। अगला देखिए, किसी ऐसे निवास भवन के पट्टेदार का हित जिसको भाटक यानी कि किराया या रेंट और वास सुविधा के नियंत्रण से संबंधित तत्समय प्रवृत्ति विधि के उपबंध लागू हैं। तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जिन भवनों पर किराया अधिनियम लागू होता है उन भवनों को भी कुर्क नहीं किया जा सकता। तो आप लोग रेंट कंट्रोल एक्ट पढ़े हैं और किन भवनों पर यह अधिनियम लागू होता है ये बताया गया है। अगला आपका कह सकते हैं कि सरकार के किसी सेवक की या रेल कंपनी या स्थानीय प्राधिकारी के किसी सेवक की उपलब्धियों का भाग रूप ऐसा भत्ता। यानी कि कुल मिलाकर आपका फिर एक बार एक लाइन जाना है, इधर थोड़ा कम पढ़ा जाता है, कम पूछा जाता है। वेतन तो कुर्क होगा, लेकिन जो भत्ता मिलता है यानी कि बोनस मिलता है या जो पेंशन मिलती है रिटायरमेंट के बाद, वह कुर्क नहीं होगा। यानी कि जैसे महंगाई भत्ता मिलता है, तो वेतन जैसे कि अगर मैं बताया था कि वेतन किसी का मूल वेतन 50,000 है, तो महंगाई भत्ता और इत्यादि जोड़ते हुए लगभग दूना पैसा मिलता है। तो जो बोनस या भत्ता मिल रहा है, इत्यादि चीजें जोड़कर मिल रही हैं, वे कुर्क नहीं होंगी। तो कुर्क क्या होगा? केवल मूल वेतन। और जैसे कि आप देखे होंगे कि फिर एक बार समझिए कि निकलता है जब वैकेंसी, तो मूल वेतन कितना होगा ये लिखा रहता है, कितने वेतन पर रखा जाएगा। लेकिन जब व्यक्ति नियुक्त हो जाता है तो लगभग उसका दूना पैसा उसे मिलता है। तो आप सोच रहे होंगे कैसे मिलता है? तो तमाम भत्ते और बोनस उसमें सरकार क्या करती है, जोड़ती है। तो लगभग दूना तक पहुंच जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। आगे देखिए आपका, उत्तरजीविता द्वारा उत्तराधिकार की प्रत्याशा या केवल समाश्रित या संभव अधिकार या हित। तो उत्तरजीविता द्वारा उत्तराधिकार की प्रत्याशा को यानी कि सर्वाइवल कहा जाता है। द्वारा उत्तराधिकार यानी कि सक्सेशन की प्रत्याशा को यानी कि आशा को क्या ट्रांसफर किया जा सकता है कि नहीं? मैंने कुर्क किया जा सकता है कि नहीं? नहीं किया जा सकता। अब उत्तरजीविता के माध्यम से उत्तराधिकार कैसे प्राप्त होगा ये समझिए थोड़ा। मान लीजिए ये एक
ए और बी दो भाई हैं। भाई देखिए, उत्तरजीविता या तो पैरल जाती हैं या ऊपर जाती हैं, और उत्तराधिकार आपका नीचे जाता है। पहले ये समझ लीजिए, यानी कि उत्तराधिकार या सक्सेशन रहेगा तो वह निचले पीढ़ी में आता है, और जब उत्तरजीविता रहेगी तो या तो वह पैरल पीढ़ी में जाती है या ऊपर के पीढ़ी में। तो एक उदाहरण समझिए, पैरल समानांतर। ए और बी दो भाई हैं, और ए मान लीजिए बी का कोई नहीं है, विवाही नहीं हुआ, तो ऐसी दशा में ये प्रत्याशा या आशा है, ये आशा है कि बी मरेगा, तो बी के मरने के बाद जो बी का हिस्सा है वह किसको मिलेगा? ए को, माने उसके भाई को। ये केवल आशा है। क्यों आशा है? क्योंकि हो सकता है भी जिंदा रहते हुए अपना हिस्सा क्या करे? बेच दे। तो क्या ये जो केवल आशा है कि उत्तरजीविता में, उत्तराधिकार में हमें उत्तरजीविता में मिलेगी ये प्रॉपर्टी, तो क्या इस प्रॉपर्टी को धारा 60 के तहत बी की इस प्रॉपर्टी को अटैच किया जा सकता है कि नहीं? अगर ए निर्णित ऋणी है और ए के खिलाफ डिक्री को लागू कराया जाता है तो नहीं कुर किया जा सकता, क्योंकि केवल संभावना ही तो है ना, आशा ही तो है ना कि बी की प्रॉपर्टी किसको मिल सकती है? ए को। और जहां भी संभावना हो, न तो उसको कुर्क किया जाएगा और न ही आपका उसका ट्रांसफर होगा। इसी तरह टीपीए का सेक्शन 6 भी गौर करना है कि अगर उत्तराधिकार मिलने की संभावना है तो क्या स्पेस सक्सेशन को या उत्तराधिकार की संभावना को क्या ट्रांसफर किया जा सकता है कि नहीं? नहीं। और मैं एक उदाहरण भी वहां बताया था पिता पुत्र का। अगर पिता जिंदा है, उसके नाम संपत्ति है, तो केवल पॉसिबिलिटी है पुत्र को कि पिता की प्रॉपर्टी उसे मिल सकती है, और पुत्र को हक नहीं है कि वह पिता के जिंदा रहते हुए पिता की प्रॉपर्टी का ट्रांसफर कर दे। इसको ये भी आपका कंपटीशन में पूछा जाता है। इसको लीगल भाषा में याद रखिएगा, बताया भी गया था, स्पेस सक्सेशन, यानी कि इसको हम क्या कहते हैं? उत्तराधिकारी होने की संभावना। हिंदी में हम कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं स्पेस सक्सेशन। यानी कि अभी इस सक्सेशन में क्या बीच में बचा है? स्पेस। कौन सा स्पेस है? कि पिता अभी क्या है? जिंदा। और कब मिलने की संभावना है? जब पिता क्या हो जाए? मर जाए। तो उत्तरजीविता द्वारा उत्तराधिकार की केवल आशा है तो उसका कुर्क नहीं होगा वो। अगला देखिए, अथवा अन्य केवल समाश्रित या संभव अधिकार या हित। अब ये आया कि समाश्रित, अभी हमने बताया कि अगर समाश्रित, समाश्रित का मतलब ये हुआ कि दूसरे पर आश्रित। अगर किसी व्यक्ति को हक मिलेगा लेकिन वह हक समाश्रित है, आश्रित है किसी घटना पर, तो क्या वह कुर्क किया जा सकता है कि नहीं? नहीं किया जा सकता। जैसे कि इसको जब भी पढ़िएगा, समाश्रित हित को जब भी पढ़िएगा, तो आप अभी पढ़ाना भी है ये, तो टीपीए की धारा 21 से जोड़कर पढ़िएगा। मैं नियम बता रहा हूँ, यानी कि संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 21 में समाश्रित हित को डिफाइन किया गया है। ऐसा हित जो किसी घटना के घटित होने या न होने पर मिलने वाला है। मिला नहीं है, अभी क्या होगा? अब एक उदाहरण देखिए, ए बी से कहता है कि हे बी, मैं तुम्हें 5 लाख रुपया दूंगा अगर लंदन से चला जहाज बॉम्बे एयरपोर्ट पर न आए। तो ये समाश्रित हित है। अगर जहाज बीच में ही डूब जाए, ये मैंने अगर जहाज बीच में ही क्रैश हो जाए तो पैसा मिलेगा,
और अगर बॉम्बे एयरपोर्ट पर जहाज आ गया तो एक पाई भी नहीं मिलेगा। तो ये कैसा इंटरेस्ट है, निहित है, वेस्टेड है, यानी कि निहित है कि समाश्रित। समाश्रित। तो जो समाश्रित हित या अधिकार होते हैं उसको भी कुर्क नहीं किया जा सकता। और समाश्रित संविदा की परिभाषा आपका कॉन्ट्रैक्ट की धारा 31 में दी गई है। तो दो एंगल से इसको पढ़ना है हल्का हल्का। जब भी ये पढ़िएगा तो संविदा अधिनियम की धारा 31 पढ़िएगा और टीपीए की कौन सी धारा 21। अब ये है कि भाई उतना डिटेल में संभव नहीं है बताना फिलहाल, नहीं तो बताया जाता। हल्का हल्का ही समझाया जा रहा है क्योंकि डिटेल में बहुत समय लग जाएगा इन चीज़ों को। बस कंसेप्ट क्लियर रहे कि समाश्रित जो हित या अधिकार हैं वह पूर्व नहीं होगा। और समाश्रित का मतलब कि किसी घटना के घटित होने या न होने पर जो हित निर्भर हो। जैसे ए बी से कहता है कि अगर तुम्हारा मकान जल जाएगा तो मैं 5 लाख रुपया तुम्हें दूंगा। तो ये निहित हित है कि समाश्रित हित है? निहित नहीं है, आश्रित है। कब किस पर आश्रित है? घटना के घटित होने। तो कौन सी घटना है? मकान जलना। अब जले न जले कोई भरोसा थोड़े है। अगला देखिए, या संभव अधिकार या हित। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे राइट या इंटरेस्ट जिसमें केवल पॉसिबिलिटी है, संभावना है कि ये अधिकार हमें मिल सकता है। तो थोड़ा दो तीन दिमाग लगाइए ऐसे जिसमें कि माने पूरी तरह निश्चितता न हो, अधिकार या हित मिलने की केवल पॉसिबिलिटी हो। तो ऐसी पॉसिबिलिटी वाले हित या अधिकार को कुर्क नहीं किया जा सकता। तो दो तीन दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। और देखिए मैं दो उदाहरण बता रहा हूँ। एक विल या वसीयत का उदाहरण, एक विल या वसीयत का, और दूसरा लॉटरी के टिकट का। मान लीजिए ये एक व्यक्ति है, लॉटरी का टिकट जीत जाता है। तो क्या ये निश्चित है कि उसे पैसा मिल जाएगा? नहीं। भले ही अभी भी संभावना है कि मिल सकता है और नहीं भी, जीतने के बाद भी जरूरी नहीं है। तो ये केवल क्या है? लॉटरी का टिकट पॉसिबिलिटी है, इसका ट्रांसफर संभव नहीं है और इसकी कुर्की भी नहीं होगी। अगला देखिए, वसीयत में भी संभावना है। ध्यान से देखिए इसको। ए ने बी को वसीयत लिखी तो ये नहीं कि बी को प्रॉपर्टी मिल गई। अभी केवल पॉसिबिलिटी है कि ए मरेगा और तब बी को प्रॉपर्टी मिलेगी। हो सकता है कि ए मरने के पहले किसी अन्य को दान दे दे, उसका विक्रय कर दे, उसको पट्टा दे दे, उसको नष्ट कर दे प्रॉपर्टी। तो जब नष्ट कर दे, दान दे दे, किसी अन्य को वसीयत कर दे, विक्रय कर दे, तो क्या बी को मिलेगा? कुछ नहीं। तो बी को ये प्रॉपर्टी केवल मिलने की क्या है? पॉसिबिलिटी। फिर आप टीपीए की धारा जोड़ेंगे। धारा 6 के किस लाज में है कि वसीयती संपदा का उत्तराधिकारी होने की पॉसिबिलिटी को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। तो टीपीए की धारा 6 भी आपको पढ़ना पड़ेगा। और 6 का कौन सा खंड मैं बताया था? ए। तो जो ये लॉटरी का टिकट मैंने बताया, उत्तराधिकार का बताया, विल या वसीयत का बताया, ये तीनों नियम आपके टीपीए में समाहित हैं। इनका ट्रांसफर भी नहीं होगा। और वह आपका कौन सा खंड है? 6 का कौन सा खंड है? ए। तीनों एक ही में है भाई, मैं बता दूं। अगला देखिए, भावी भरण पोषण का अधिकार, यानी कि आपका भावी भरण पोषण का अधिकार, यानी कि फ्यूचर में जो मेंटेनेंस मिलेगा, क्या उसको अटैच किया जा सकता है कि नहीं? नहीं किया जा सकता। अब आइए एक उदाहरण देखिए। मान लीजिए एक उदाहरण से देखिए, भावी भरण पोषण उदाहरण से।
मान लीजिए ए पति है और बी पत्नी है, तो बी को ये अधिकार है कि अपने पति से अगर वह भरण पोषण नहीं देता, मेंटेनेंस नहीं देता, तो मेंटेनेंस क्या करे, मांग ले। अब समस्या ये है कि बी के खिलाफ डिक्री पारित की गई है और वह धन की डिक्री है और बी से वसूलना है। तो जो बी को भविष्य में भरण पोषण मिलने वाला है उसके पति से, तो क्या उस भविष्य में मिलने वाले मेंटेनेंस को अटैच या कुर्क किया जा सकता है कि नहीं? तो कानून क्या कहता है कि भावी भरण पोषण की कुर्की होगी कि नहीं? नहीं होगी। यानी कि फिर एक बार उदाहरण समझिए। ए पति है, बी पत्नी है। पत्नी को ये अधिकार है कि वह अपने पति से मेंटेनेंस की मांग कर सके। इसी बीच किसी व्यक्ति ने उसकी वाइफ के खिलाफ मुकदमा किया था, जीता था, डिक्री पाया था और पत्नी के खिलाफ डिक्री को निष्पादित कराया जा रहा है। तो पहला नियम आपका 56 को भी कवर करना है। पिछली बार भी आया था कि धन के निष्पादन में डिक्री अगर धन की है उसको लागू कराया जा रहा है, तो स्त्री को गिरफ्तार करके सिविल कारागार भेजा जाएगा कि नहीं? बता गया था ना, भेजा जाएगा कि नहीं? नहीं भेजा जाएगा। अब ऐसी दशा में बी का जो ए के खिलाफ मुकदमा करके और मेंटेनेंस वसूलने का जो अधिकार है, क्या उस अधिकार को, यानी कि भावी भरण पोषण के अधिकार को अटैच किया जा सकता है कि नहीं? तो कानून क्या कहता है कि ये भी अटैच नहीं होगा, मन इसको अटैच नहीं किया जा सकता। अगला देखिए, ऐसा भत्ता जिसके बारे में किसी भारतीय विधि ने यह घोषित किया है कि वह डिक्री के निष्पादन में पूर्ति और विक्रय के दायित्व से छूट प्राप्त है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं वेतन नहीं बता रहा हूँ, आपका भत्ता बता रहा हूँ। यानी कि ऐसा भत्ता भी कुर्क नहीं होगा जिसे किसी कानून के तहत क्या प्राप्त किया, मैं क्या किया गया है, छूट। अब उतना कानून नहीं देखना कौन कानून है। अगला देखिए, लास्ट। जहाँ निर्णित ऋणी कोई ऐसा व्यक्ति है जो भू राजस्व के संदाय के लिए दायी है, वहाँ कोई ऐसी चल संपत्ति जो ऐसे राजस्व की बकाया की वसूली के लिए विक्रय से ऐसी विधि के अधीन छूट प्राप्त है, उसे तत्समय लागू है, उसको भी कुर्क नहीं किया जा सकता। इसका मतलब ये हुआ कि जो व्यक्ति हरा है आपका उस पर, माने उस पर कह सकते हैं कि जो व्यक्ति हारा है उसकी संपत्ति कुर्क की जा रही है और ऐसी संपत्ति है जो भू राजस्व वसूलने के लिए कुर्की से मुक्त है। यानी कि अगर रेवेन्यू वसूला जाता तो वह संपत्ति उसकी कुर्क नहीं होती। तो धारा 60 में भी वह संपत्ति कुर्क होगी कि नहीं? नहीं होगी। यानी कि अगर उस कानून के तहत रेवेन्यू के मामलों में क्या प्राप्त है, छूट, तो धारा 60 में भी वह छूट क्या रहेगी? बरकरार। देखिए आपका कह सकते हैं कि इसमें 60 में फिर बताया जाए कुछ ही पॉइंट महत्वपूर्ण है। जैसे कि आपका मेंटेनेंस हुआ, आपका ये ये आपका लेखा बहियाँ हुई, आपका लेखा बही हुई, फिर आपका जो भविष्य निधि है, फिर आपका कह सकते हैं कि शिल्पी के औजार इत्यादि हैं, इत्यादि जो प्रावधान थे जिन्हें कुर्क नहीं किया जाएगा और वेतन में किया जाएगा तो कितना किया जाएगा, ये सब थोड़ा अच्छे से 3 4 4 5 पॉइंट याद करना है। इस प्रकार आपका कह सकते हैं कि 60 भी समाप्त हो गई। एक दो और धारा देखिए तब लिखवाया जाए। देखिए भाई आपका 61 में आपका काफी छोटी धारा है, कृषि उपज को भागता छूट। यानी कि जो कृषि उपज है उसको भागता, कम चांस है पूछने का
कृषि उपज को भागतः छूट दी जा सकती है। तो बस एक लाइन जानना है कि अगर राज्य सरकार चाहे तो जो आपका अनाज उत्पन्न हुआ है उस अनाज में से किसान का कितना अनाज कुर्क नहीं किया जा सकता है, ये राज्य सरकार चाहे तो नियम बनाकर क्या कर सकती हैं, छूट दे सकती हैं। फिर एक लाइन समझिए, स्टेट गवर्नमेंट को पावर है कि जो अन्न किसान उपजाया है उस अन्न का कितना हिस्सा कुर्क नहीं होगा, इसके लिए वह राजपत्र में अधिसूचना, राजपत्र में के नियम बनाकर, हाँ ठीक है, राजपत्र में यानी कि गवर्नमेंट के पेपर में, सरकारी गजट कहा जाता है, गवर्नमेंट गजट में अधिसूचना प्रकाशित कर दे। अगर 100 किलो गेहूं उत्पन्न होता है तो उसमें 50 किलो कुर्क नहीं होगा, तो वह भी कुर्क होगा कि अब नहीं होगा। तो राज्य सरकार छूट दे सकती है कि नहीं, की धारा में दे सकते हैं 61, और किस मामले में, कृषि उपज के मामले में। अब धारा 62 आ जाइए, निवास गृह में संपत्ति का अभिग्रहण, यानी कि किसी के निवास गृह में संपत्ति को सीज करना है, जब्त करना है, जब्त करके कुर्की करनी है। तो इस नियम को अब फिर एक बार कोरिलेट कर लीजिए, तो जब भी ये पढ़िए बेरेक पे लिख लेना चाहिए। अब समस्या ये आई कि अगर निवास गृह में प्रवेश करके और अरेस्ट किया जाता है तो वह नियम कहाँ है, और निवास गृह में प्रवेश करके संपत्ति जब्त की जाएगी, सीज की जाएगी, अभिगृहित की जाएगी, तो उसके लिए कहाँ प्रावधान है। और तुरंत सीआरपीसी भी देखना है कि निवास गृह में प्रवेश करना है, स्थान बंद है, तो क्या उपाय है। तो पहले सीपीसी में रहिए, बताया गया सीपीसी में, भले आपको याद न हो। अगर निवास गृह, अगर निर्णित ऋणी किसी घर में है और उस घर में घुसकर उसे गिरफ्तार करना है, तो निवास गृह में घुसकर उसे अरेस्ट किया जा सकता है कि नहीं, किया जा सकता है। और कौन सा सेक्शन में बताया था, 55, यानी कि गिरफ्तारी और निरोध के बारे में फिर एक बार कवर करिए। आपका जब भी 62 पढ़िए तुरंत आपका कौन सी धारा पढ़िएगा, 55, और इसी के साथ एक और धारा पढ़िएगा, कौन सा, आपका सीआरपीसी की धारा 100, क्योंकि एपीओ भी भाई आपका जल्दी ही आ जाएगी आपका। अब और फिर एक बार बताया जाए, आयोग की मंशा ये है कि 19 जून को प्री का एग्जाम कराने की मंशा है। तो जो लोग आपका, अभी आप लोग सबसे अच्छा तरीका है कि ये तो पढ़ते रहिए, लेकिन अभी एपीओ पर थोड़ा विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि आपका फिर बता दिया जाए 19 जून एक डेट सुनाई दे रही है, लगभग आपका 99% कन्फर्म ही है। जब तक कि कोई बाधा न आए टेक्निकल, तो 19 जून को होने की संभावना है। तो प्रयास ये करिए कि भाई आप लोग एपीओ भी पढ़ते रहिए, और ये भी आपका कोई सूचना आती है तो बताया जाएगा, नई सूचना। फिर एक बार देखिए निवास गृह में, अब फिर एक बार तीनों सेक्शनों को एक साथ पढ़िएगा जब भी पढ़िएगा। सीआरपीसी में भी आपका, मेंस में भी आ चुका है सेक्शन 100, प्री में भी आ चुका है, और आपका सीपीसी में देखिए, पहले गिरफ्तारी कराइए कि निर्णित ऋणी को अगर निवास गृह में है और उसे गिरफ्तार करके जेल भेजना है तो क्या उपाय है। तो निवास गृह में प्रवेश करके और उसे गिरफ्तार करके क्या भेजा जाएगा, जेल। लेकिन लेकिन भी 55 में लगा था कि सूर्यास्त के पश्चात और सूर्योदय के पूर्व, यानी कि कुल मिलाकर रात में गिरफ्तार करने के लिए निवास गृह में प्रवेश किया जाएगा कि नहीं, नहीं। कब तोड़ा जाएगा उसका दरवाजा,
जब प्रेम से कहने पर खोल दे कि न खोले, न खोले। और अगर आपका अगला नियम, अगर आपका कह सकते हैं कि कोई ऐसी स्त्री उस घर में है जो जिसे गिरफ्तार नहीं करना है लेकिन उस घर में है जो देश की रूढ़ियों के अनुसार कि परिवार की किस माने किसी रूढ़ के अनुसार सतर्क रहिए क्वेश्चनों पर, जो देश की रूढ़ के अनुसार कस्टम के अनुसार लोगों के सामने नहीं आती हैं, तो उसे निकलने का पहले क्या दिया जाएगा? पूरा मौका कि आप यहाँ से क्या करिए, निकलिए। तो ये निवास गृह में प्रवेश करके गिरफ्तार करना है तो फिर दिमाग बैठाइए, कौन सी धारा? 55। और अगर निवास गृह में प्रवेश करके संपत्ति को कुर्क करना है, धारा 60 या 60 वाली प्रॉपर्टी अभी बताया गया, तब कौन सी धारा लागू होगी? 62। तो संपत्ति की जब्त करिए घर में घुस के तो आपका 62, और घर में घुस कर गिरफ्तार करिए तो 55। अब पहले 62 शुरू करते हैं, पहले सीआरपीसी हो जाए। अगर कोई स्थान बंद है और उसमें कोई व्यक्ति प्रवेश कर गया है, तो आप लोग बताइए, पुलिस जाए तो पहला कर्तव्य क्या है? कि दरवाजा खटखटाए कि तोड़ दे? खटखटाए। अगर वह व्यक्ति दरवाजा नहीं खोलता तो क्या किया जाए? कि वाड़ खिड़की उड़की तोड़ा जाए, यानी कि बुलडोजर से तोड़ा जाए, हाथ से नहीं टूट पाएगा तो यहाँ भी कौन बाबा आ जाएंगे? बुलडोजर। अब तो प्रसिद्धि हो गए हैं भाई, पूरे देश में प्रसिद्ध हो गए हैं बुलडोजर के नाम से। अब योगी जी के नाम से कम जानते हैं लोग और बुलडोजर बाबा के नाम से ज्यादा। तो ऐसी दशा में जब पुलिस घर में प्रवेश कर गई, गिरफ्तार या करना है या बंद स्थान की तलाशी लेनी है कि कौन छुपा है कौन नहीं, सामान क्या छुपाया गया है, तो यहाँ भी वही नियम अप्लाई होगा। अगर उस घर में कोई स्त्री है जो देश की रूढ़ि के अनुसार लोगों के सामने नहीं आती, तो सेक्शन 100 सीआरपीसी में भी यही नियम है कि उसे निकल जाने का घर से पूरा क्या दिया जाएगा? मौका। तब प्रवेश किया जाएगा। यानी कि देश की रूढ़ के अनुसार जो स्त्री लोगों के सामने आने के लिए विवश नहीं की जा सकती, उसको हमेशा ये अधिकार दिया जाएगा कि वह घर से आपका पहले क्या करे? निकल जाए। चाहे धारा 55 हो, चाहे सीपीसी की धारा 62 हो, और चाहे आपका कह सकते हैं कि सीआरपीसी की धारा कौन हो। मैंने एक समानता मिली कि ये नियम है, हर एक जगह क्या है? अप्लाई। अब 62 देखिए बहुत आसान है, 2-4 मिनट का ही धारा है। अब बचा ही क्या, लेकिन फिर भी एक बार बेरेक बता दिया जाए, बचा नहीं कुछ। निवास गृह में संपत्ति की जब्ती देखिए, तो कोई भी व्यक्ति संहिता के अधीन चल संपत्ति की जब्ती निर्दिष्ट या प्राधिकृत करने वाले किसी आदेश का निष्पादन करते हुए किसी निवास गृह में सूर्यास्त के पश्चात और सूर्योदय के पूर्व प्रवेश नहीं करेगा। तो गिरफ्तारी में भी यही था कि आप गिरफ्तार करना हो तो निवास गृह में रात में प्रवेश न करिए। अगर संपत्ति जब्त करना है, चल संपत्ति, तो आप रात में घर में प्रवेश करके चल संपत्ति जब्त करिए कि न करिए? न करिए। ये गिरफ्तारी में भी था और यही नियम कहाँ दिया गया है? जो जब्ती में भी। दूसरा देखिए, अब बाहरी द्वार तोड़ा कब जाएगा? तो बता ही दिया गया कब तोड़ा जाएगा। पहले तोड़ा जाएगा कि न खोले तब तोड़ा जाएगा? तो आप लोग खुदे बता रहे हैं कब तोड़ा जाएगा, खोल दे कि न खोले। और इसी में आपका अगर स्त्री वाला तीसरा खंड है, अगर वह कमरा जिसमें कि जब्त करना है चल संपत्ति किसी ऐसे स्त्री के अधिभोग में है, यानी कि कोई ऐसी स्त्री रहती है जो देश की रूढ़ के अनुसार लोगों के सामने नहीं आ सकती, तो ऐसी दशा में उस स्त्री को पूरा क्या दिया जाएगा? मौका। तो बस 3 नियम है, तीनों नियम आप खुद जान सकते हैं। पहला कि रात में घर में प्रवेश न करिए,
दूसरा, तब तक ना तोड़िए घर दरवाजा जब तक कि खोल न दिया जाए, यानी कि प्रेम से खोला ना जाए तब तोड़िए। और स्त्री के लिए कौन सा खंड? आइए देखा जाए 62 के बाद 63। कई न्यायालयों की डिक्रियों के निष्पादन में कुर्क की गई संपत्ति। अब आज पढ़ लीजिए तब कल लिखवाया जाएगा भाई, क्योंकि आपका खत्म ही कर दिया जाए, चैप्टर खत्म हो जाएगा। अब कितना बचा है? 2-3 धाराएं बची हैं, बीच में 4-5 धाराएं निश्चित है, पढ़ना नहीं है भाई। 68 से लेकर 72 तक क्या है? निश्चित है। तो समाप्त किया जाए ताकि अगला चैप्टर भी उठाया जाए। देखिए, कई न्यायालयों की डिक्रियों के निष्पादन में कुर्क की गई संपत्ति। तो आइए, कई न्यायालय की डिक्री के निष्पादन में कुर्क करवा दीजिए और तब बैरक देखिए। मान लीजिए बी एक व्यक्ति था, ए ने भी, पहले उदाहरण से समझिए तब बैरक बताया जाए। ए ने भी बी के खिलाफ मुकदमा किया था, ए भी जीता था। सी ने भी बी के खिलाफ मुकदमा था, सी भी जीता था। और कौन किया था? डी ने भी। डी भी किसके खिलाफ जीता है? आपका बी के खिलाफ। तीनों को पैसा वसूलना है, बी पैसा दे नहीं रहा है। तो पहला नियम है कि गिरफ्तार करके बी को कहाँ भेजवाएं लोग? जेल। तो एक आदमी जेल भेजवाएगा अपनी डिक्री के निष्पादन में, तो अधिकतम 3 माह, बताया गया था ना। फिर एक बार रकम बताइए। अगर 2000 या 2000 से कम की रकम की डिक्री है तो कितना दिन तक गिरफ्तारी करके निरोध में रखा जाएगा, सिविल कारागार में रखा जाएगा? 3 माह, 2 माह, 6 सप्ताह, इनमें से कोई नहीं। हाँ, इनमें से कोई नहीं। अगर 2000 से अधिक रकम है लेकिन 5000 तक है तो कितने सप्ताह बता गया भाई? रट कर जाइए, कितने सप्ताह? 6 सप्ताह। अब 5000 से अधिक रकम की तो अधिकतम कितना? 3 माह। भाई ज्यादा उससे फायदा होगा नहीं, गिरफ्तार करवा के जेल भेजवाइए। तो उसका भोजन की भी क्या करिए? अब भोजन की व्यवस्था नहीं करेंगे तो जेल से क्या किया जाएगा? और भोजन ओजन पानी की व्यवस्था रैंक के अनुसार की जाती है, यानी कि निर्णय निर्णय की पंक्ति के अनुसार। तो अब क्या 2 बूंद वाला है या ड्रग्स वाला है? तो 2 बूंद वाला है तो क्या 2 बूंद दिया जाएगा कि नहीं? अब बताए तो नीतू जी, दिया जाएगा कि नहीं? चलिए ठीक है, 2 बूंद नहीं दिया जाएगा। अब ये ना कह दीजिएगा कि 2 बूंद जेल में वैसे मिलता है भाई। जैसे कि आपका जेल में लोग जाते हैं तो पैसा देने पर 2 बूंद भी मिलता है। आपका पैसा दीजिए तो फोन भी मिल जाएगा, सारी सुविधा भी मिल जाएगी। तो जेल वाले भी कमाते हैं, इसमें शक नहीं है। और जेल से तमाम अपराध हो रहे हैं। आगे देखिए, अब आगे इस नियम को बढ़ा जाए। फिर एक बार देखिए, एक तो है कि बी को गिरफ्तार करके क्या किया जाए? जेल भेजा जाए। दूसरा ये है कि बी की प्रॉपर्टी कुर्क किया जाए। तो कौन सी प्रॉपर्टी कुर्क होगी? ये धारा 60। और कौन सी नहीं होगी? ये भी की धारा में 60। अब ध्यान में रखिएगा, इसका दोहरा नेचर है, कौन होगी और कौन। अब आगे बढ़िए इसमें। तो बी की, मान लीजिए बी का एक ही मकान है, और यानी कि बी का एक मकान है और वसूलने वाले कितने हो गए? 3। अब क्या किया जाए? ए ने भी एप्लीकेशन दे दिया है कि इनकी मकान को किया जाए, सी ने भी दे दिया, और किसने? डी ने। तो बी का यह मकान कुर्क होगा। तो मान लीजिए कि एक ही डिग्री के भी निष्पादन में ये मकान कुर्क हो गया, फिर सी के भी डिग्री के निष्पादन में हो गया, और किसके निष्पादन में? डी के। यानी कि मकान एक था और कई डिग्रियों को लागू कराने में वह एक मकान क्या हो गया? कोर्ट। तो ऐसी दशा में अब नियम आपका, समस्या कहाँ उत्पन्न होती है कि इस मकान को बेचवाना है नीलाम करवा के, तो कौन न्यायालय बेचवाएगा? ये समस्या है। तो इसके लिए 2 नियम हैं कि अगर ये तीनों न्यायालय
यानी कि ये एक माने अगर ये जो न्यायालय ये मकान कुर्क करवाए हैं, ये तो व्यक्ति हो गए, अब न्यायालय पर आ जाए। जिस न्यायालय के आदेश द्वारा यह मकान कुर्क हुआ है, अगर उन न्यायालयों में कोई उच्चतर न्यायालय है, हायर कोर्ट है, तो हायर कोर्ट ये डिसाइड करेगा कि क्या इस मकान का किया जाए। जैसे कि जिला जज का न्यायालय है, लघुवाद न्यायालय है और सिविल जज जूनियर डिवीजन है, ये तीनों कुर्क करवा लिए प्रॉपर्टी, तो इनमें से आपका उच्च स्तर का कौन है? जिला जज। तो जिला जज का न्यायालय इस मकान के बारे में आपत्ति इत्यादि विक्रय का काम करेगा। यानी कि सभी न्यायालय एक रैंक के नहीं हैं। जिनकी डिक्री के जो लोग जो न्यायालय मकान को कुर्क करवाए हैं, तो कौन न्यायालय ऐसे आपत्ति इत्यादि के बारे में आपका निर्धारण करेगा या विक्रय कराएगा, जो उसमें से क्या हो लेवल में, नीचा हो कि ऊपर हो? हायर कोर्ट। लेकिन अब लेकिन भी लगाना है, अगर जिन न्यायालयों ने इस मकान को कुर्क किया है, सभी न्यायालय इक्वल हो, यानी कि समान स्तर के हों, तब कौन न्यायालय बिचवाएगा इत्यादि करेगा। तो जिस न्यायालय की डिक्री के निष्पादन में प्रथम बार उस मकान की क्या हुई है? कुर्की। अगर पैरल है न्यायालय, समान है, तो अब देखा जाएगा कि कौन न्यायालय सबसे पहले इस मकान को कुर्क करवाया था। वही न्यायालय यह डिसाइड करेगा कि मकान का क्या किया जाए, माने क्या बेचा जाए कि कैसे बेचा जाए। फिर एक बार नियम याद रखिए, तब बैरक शुरू करते हैं। अभी बैरक बता लेने दीजिए भाई, तब अभी बैरक बताने गया, बैरक से और एक बार क्लियर। पहले ये जानिए कि कई न्यायालयों ने डिक्री पारित की है निर्णय तिरणी के खिलाफ, और सभी डिक्रियों को लागू कराया जा रहा है। निर्णय तिरणी की एक ही प्रॉपर्टी को कई न्यायालय की डिक्री के निष्पादन में क्या कर लिया गया है? कुर्क। तो कौन न्यायालय ऐसी कुर्की के आपत्ति या विक्रय इत्यादि के प्रश्नों का अवधारण करेगा? तो पहला नियम ये निकला कि उन न्यायालयों में से अगर कोई क्या है, हायर कोर्ट, तो वह करे। और कोई हायर कोर्ट न हो बल्कि सभी न्यायालय क्या हैं? पैरल, तो कौन कोर्ट कुर्की इत्यादि पर आपत्ति या विक्रय इत्यादि का काम संभालेगा? तो जो सबसे पहले उस संपत्ति को क्या करवाया है? कुर्क। ये दोनों नियम अब ये रख देखिए, तब फिर उदाहरण एक चलते हैं। देखिए भाई, आपका कई न्यायालयों की डिक्रियों के निष्पादन में कुर्क की गई संपत्ति, देखिए, जहां वह संपत्ति जो किसी न्यायालय की अभिरक्षा में नहीं है, एक से अधिक न्यायालयों की डिक्रियों के निष्पादन में अटैच या कुर्क की हुई है, वहां वह न्यायालय जो ऐसी संपत्ति को प्राप्त या आप्त करेगा या उसके संबंध में किसी दावे का या उसकी कुर्की के संबंध में किसी आक्षेप का डिटर्मिनेशन या अवधारण करेगा, वह न्यायालय होगा जो सबसे ऊंची श्रेणी का है, यानी कि उन न्यायालयों में से क्या है? हायर हैं। तो अभी हमने बताया, अगर जिला जज का न्यायालय भी कुर्क करवाया था और सिविल जज जूनियर डिवीजन, सिविल जज सीनियर डिवीजन, तो कौन न्यायालय है जो कुर्की के बारे में दावे या आपत्ति इत्यादि का निर्धारण करेगा? तो जो उच्च श्रेणी का उसमें से हो, तो उच्च श्रेणी का कौन है? जिला जज। डीजे का कोर्ट इस उदाहरण में। अगला देखिए, या जहां ऐसे न्यायालयों के बीच में श्रेणी का कोई अंतर न हो, यानी कि जितने न्यायालय ने कुर्क किया है संपत्ति को, एक ही संपत्ति को, वो सभी न्यायालय इक्वल कैटेगरी के हैं कि भिन्न भिन्न कैटेगरी के? इक्वल। तब क्या होगा?
तो ऐसी दशा में हम क्या बताए थे, कौन न्यायालय वह होगा जो आपका माने कह सकते हैं कि कुर्की के बारे में आपत्ति इत्यादि का निर्धारण करेगा, उन प्रश्नों को सॉल्व करेगा। तो वह न्यायालय कौन होगा, जो पहले कुर्क किया है सबसे पहले कि दूसरे कि तीसरे, जो सबसे पहले क्या किया है संपत्ति को कुर्क। अब आइए 64 देखा जाए। कुर्की के पश्चात संपत्ति के प्राइवेट अन्य संक्रामण का शून्य होना। देखिए भाई आपका कुर्की के पश्चात संपत्ति के प्राइवेट अन्य संक्रमण न आए तो लिख लीजिए दूसरे को ट्रांसफर, अदर पर्सन को ट्रांसफर, बैरेक्टर ही लिख लेना है। अन्य संक्रमण का मतलब कि दूसरे को ट्रांसफर, यानी कि किसी अन्य को अंतरण। तो बस ये बहुत आसान है, देखिए इसमें ध्यान से इसको देखिए, यहाँ भी कम पूछा जाता है, बस एक लाइन जानना है। मान लीजिए ए निर्णीत ऋणी था और ए की जो संपत्ति 1 जनवरी को न्यायालय के आदेश से ये मकान कुर्क हो गया, यानी कि 1 जनवरी को न्यायालय के डिक्री के निष्पादन में ए का जो मकान था वह क्या हो गया, अटैच हो गया। अब 2 जनवरी को ए इस मकान को सी को ट्रांसफर कर देता है, अन्य संक्रामण कर देता है। अन्य संक्रामण मतलब कि अदर व्यक्ति को क्या करता है, ट्रांसफर। तो आप लोग दिमाग इतना लगाना है कि जब वह संपत्ति क्या हो गई है, कोर्ट के ऑर्डर से अटैच हो गई हैं, तो क्या आप उस संपत्ति को अब दान देंगे, बेचेंगे, बंधक देंगे, पट्टा करेंगे? नहीं। और अगर ऐसा किया जाता है तो वह दान, विक्रय, पट्टा इत्यादि क्या होगा, शून्य होगा, क्योंकि अब वह संपत्ति किसकी अभिरक्षा में आ चुकी है, न्यायालय की। भाई ये भी याद रखिएगा, वह संपत्ति किसकी अभिरक्षा में आ चुकी है। तो फिर एक बार उदाहरण समझ लीजिए। अगर एक की संपत्ति और वह संपत्ति कुर्क कर ली गई और कुर्की के बाद ए किसी अन्य को ट्रांसफर कर देता है संपत्ति, तो ए द्वारा किया गया ट्रांसफर वैध होगा कि शून्य होगा? शून्य होगा, बातिल होगा, वाइड होगा, उसका कोई मतलब क्यों नहीं मतलब होगा, क्योंकि वह संपत्ति अब किसके कस्टडी में आ चुकी है, न्यायालय के। तो अब न्यायालय विक्रय करेगा, नीलाम करेगा, विक्रय करेगा, पैसा वसूलेगा और पैसा वसूल कर किसको दिलवा देगा, जो जीता है। अगला ये धारा 65 देखा जाए। क्रेता का हक देखना है, यानी कि क्रेता का हक क्या होगा, अब नीलाम करवाइए भाई, इसी मकान पर आगे बढ़ा जाए। क्रेता का हक देखिए ध्यान से, कम चांस रहता है पूछने का, लेकिन फिर एक बार आपका नियम बता दिया जाए, ध्यान से देखिए। क्रेता का हक, मान लीजिए कि ए की यह प्रॉपर्टी है और ये प्रॉपर्टी पर उदाहरण एक सटीक देखिए, पूरा उदाहरण। मान लीजिए ए एक व्यक्ति था, इसने बी के खिलाफ मुकदमा किया और 1 लाख रुपया जीता था। न्यायालय ने बी को आदेशित किया कि तुम ए को 1 लाख रुपया अदा करो, यानी कि डिक्रीदार कौन हो गया, ए, और निर्णित ऋणी या हारने वाला कौन हो गया, बी। अब ए 1 लाख रुपया किससे वसूलेगा, बी से। पहला नियम है कि बी को गिरफ्त नहीं देता है बी, तो बी को गिरफ्तार करके जेल भेजवाए। लेकिन समस्या यह है कि इस मामले में बी केवल कितना दिन जेल में रह सकता है, 3 माह। तो ये नियम कम अप्लाई किया जाता है। दूसरा नियम ये है कि जो बी की संपत्ति है, चाहे चल हो या अचल हो, जो धारा 60 के तहत कुर्क की जा सकती हैं, तो ये न्यायालय में इजरा के लिए, इजरा मने निष्पादन, निष्पादन मतलब एग्जीक्यूशन के लिए एप्लीकेशन दे और मांग करे कि बी का जो मकान है वह क्या किया जाए, कुर्क किया जाए।
कुर्क करके न्यायालय नीलाम करवा के बेचवाए और बेचवा कर हमारा 1 लाख रुपया क्या करे, दिलवाए। तो अब कुर्की करवाइए। बी के पास ये मकान था, तो ये मकान धारा 60 के तहत क्या हो गया, अब कुर्क या अटैच या जब्त हो गया। किसने कुर्की करवा ली, न्यायालय ने। अब कुर्की के बाद क्या होगा, तो कुर्की के बाद उस मकान की का विक्रय होगा, सेल होगा। अब देखिए विक्रय कैसे होता है भाई, विक्रय के लिए समाचार पत्रों में इश्तिहार निकलता है। इश्तिहार का मतलब कि सूचना निकलती है, प्रचार किया जाता है। प्रचार ये किया जाएगा कि इतना बाई इतना का मकान, इतना मंजिला मकान, ये नीलामी द्वारा इस तारीख को इतने बजे विक्रय होगा। जो भी व्यक्ति बोली लगाना चाहते हैं इस स्थान पर इतने बजे आ जाएं। भाई इतने बजे इस स्थान पर क्या करें, आ जाएं। तो भाई मान लीजिए कि आपका उस स्थान पर 2 लोग पहुंचे, 3 लोग पहुंचे, तो अब बोली शुरू होगी। एक आदमी नीलामी वाला इधर बैठा है, आपका जो व्यक्ति, हाँ अब कॉन्ट्रैक्ट में भी याद रखे, जो नीलामी की जाती है तो आपका लोगों को इश्तिहार देकर बुलाया गया, तो ये प्रपोजल है, यानी कि प्रस्थापना है, कि प्रस्थापना के लिए निमंत्रण या आमंत्रण है, बताया गया था ना। यानी कि जो व्यक्ति नीलाम करना चाहता है वह चाहता है कि लोग हमारे यहाँ आए और बोली लगाकर प्रपोजल करें। उस प्रपोजल को चाहे तो मैं स्वीकार करूं या चाहे तो इनकार। फिर एक बार कॉन्ट्रैक्ट में जोड़िए। प्रपोजल को एक प्रपोजल कैसे किया जा सकता है, किसी एक्ट या ओमिशन द्वारा। एक्सेप्टेंस कैसे किया जा सकता है, किसी एक्ट या ओमिशन द्वारा। कार्यालोप द्वारा। तो नीलामी में जो स्वीकृति की जाती है मुख से बोलकर की जाती है कि हथौड़ा गिराकर, तो हथौड़ा गिराकर, तो जो हथौड़ा पटका जाता है मुख से बोला नहीं गया, उसका कंडक्ट बता रहा है कि हथौड़ा जब 3 बार पटक दिया यानी कि आपकी बोली को क्या कर लिया, स्वीकार। भाई याद रखिए आपका धारा 3 संविदा बताई भी जा रही है, आपका मेथड बताता है, और ये भी मेथड सही है कि नहीं, आपका हथौड़ा पटक के सही है। तो अब नीलाम करवाइए, आगे बढ़ा जाए। 3 लोग आए, बोली लगा रहे हैं। पहला कहता है कि भाई 10 लाख। फिर आपका जो नीलाम करता है बोलता है 10 लाख 1, 10 लाख 2। फिर आपका एक आ गया कि 15 लाख। अब बोली कितने पर शुरू हो गई, 15 लाख पर। फिर आपका इसके बाद फिर एक बार बीच में टपक गया 3, कितना लाख, 20 लाख। अब आइए, अब जो आपका जो हथौड़ा लेकर बैठा है मेज पर खड़ा है, अब वो बोलेगा खूब, मने बोली बोली जाती है कि आपका विक्रय की राशि बढ़े। हाँ 20 लाख, 20 लाख पर चल रहा है मामला। जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं आगे बढ़े, यही मौका है, नहीं तो नीलामी अंतिम हो जाएगी तो सारा मौका क्या होगा, चूक जाएगा। इस बार नहीं तो कभी नहीं, मकान अच्छा है ले लीजिए, बोली बढ़ाई जाती है। तो मान लीजिए 20 लाख के बाद कोई बोला ही नहीं, तो अब लास्ट में बोला जाएगा 20 लाख 1। अभी भी मौका है बोलने का। फिर दूसरी बार 20 लाख 2। तब तक 3, ये तीसरा कह रहा है कि हम अपनी बोली क्या ले रहे हैं। यानी कि सब मामला बिगड़ गया। यानी कि 3 बोलने के पहले, यानी कि कुल मिलाकर हथौड़ा पटकने के पूर्व बोली लगाने वाले के पास अभी भी मौका है कि वह अपनी बोली क्या ले ले, वापस। लेकिन जैसे ही हथौड़ा पटक दिया गया, अब बोली को वापस नहीं ले सकता। अब आपका, यानी कि आपका मान लीजिए 20 लाख बोला था, और 20 लाख जब बोला था तो भाई और कोई बोला नहीं,
और जो व्यक्ति नीलाम कर रहा था वह हथौड़ा क्या किया, पटक दिया कि 1 2 3। तो यानी कि नीलामी पूर्ण हो गई। और नीलामी क्रेता कौन हो गया, नीलामी में संपत्ति को खरीदने वाला कौन हो गया, ये तीसरा व्यक्ति। तो इसको भी कुछ भाई नाम दे दिया जाए क्या, सी। तो देखिए, नीलामी जो क्रेता है, नीलामी में संपत्ति खरीदा है वह कौन व्यक्ति है इस उदाहरण में, सी। अब ये है कि सी को हक कब मिलेगा और कब हक पूर्ण होगा। इसके लिए एक और नियम है कि अभी सी को पूर्ण हक नहीं मिलेगा, सी को कुछ दिन इंतजार करना पड़ेगा, 1 मास। 1 मास सी को देखिए, 1 मास यह लिमिटेशन एक्ट में देखना पड़ेगा भाई आपका। हल्का सा मिस हो रहा है कि 15 दिन का नियम है कि 1 महीना 30 दिन का है। ये थोड़ा बहुत हमें भी मिस कर रहा है दिमाग से भाई। अब लिमिटेशन एक्ट का है नहीं, बेयर एक्ट नहीं, तो उस चलिए इसको बता देंगे आगे। क्योंकि ये लिमिटेशन एक्ट में समय देखना पड़ेगा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जिन लोगों की संपत्ति थी वह इस नीलामी को चैलेंज कर सकते हैं, उनके लिए समय दिया जाता है। तो उस समय के अंदर आप नीलामी को ही चैलेंज करेंगे कि ये नीलामी सही नहीं है, तो सी को अभी पूर्ण हक नहीं मिल गया। अब समय वह जो बीतेगा, जो 1 मास या 15 दिन है, हमें याद नहीं आ रहा है क्लियर। तो समय बीतने के बाद ही सी को कैसा हक मिलेगा, पूर्ण हक। पूर्ण हक तो जिस दिन वह नीलाम किया उसी दिन मिल गया, लेकिन ये हक तब प्राप्त होगा जब समय क्या हो जाए, बीत जाए आपत्ति का। तो देखिए बेयरेट की भाषा एक लाइन, इतना बताने का मतलब बेयरेट की 2 लाइन में 3 लाइन में समाहित है। देखिए, जहाँ किसी डिक्री के निष्पादन में अचल संपत्ति का विक्रय किया जाता है, यानी कि यह नियम चल संपत्ति के विक्रय में लागू नहीं होगा, केवल किस संपत्ति के सेल में लागू होगा, इमूवेबल। वो भी पॉइंट पकड़ना है। वहाँ ऐसा विक्रय आत्यांतिक होगा या वहाँ यह समझा जाएगा कि संपत्ति उस समय से जब उसका विक्रय किया गया है, न कि उस समय से जब विक्रय आत्यांतिक हुआ है, क्रेता में निहित हो गई है। अब शब्द इतना उलझाऊ है कि आप भी उलझ जाएंगे, लेकिन एक उदाहरण देखिए भाई। अब आपका उदाहरण से देखिए 1 जनवरी को नीलामी हुई इस मकान की, और 1 जनवरी को आपका कह सकते हैं कि सी ने वह मकान नीलामी में खरीद ली, अर्थात सी क्या कहलाएगा, नीलामी क्रेता। क्या कहलाएगा, तो आपका मान के चलिए कुछ समय रहता है, और उस समय के बाद ही सी का जो हक है वह एब्सोल्यूट होता है, आत्यांतिक होता है, पूर्ण होता है। क्योंकि जो 15 दिन या 30 दिन का समय है, फिर हम बता दें क्लियर, अभी बताएंगे अब कल देखकर। वो लिमिटेशन एक्ट में टाइम देखना पड़ेगा, क्योंकि आपका उसमें कुछ संशोधन हुआ है, इसीलिए हम नहीं बता रहे हैं। अब पहले 15 दिन था, 1 माह किया गया है, कि 1 माह है 15 दिन किया गया है। ये थोड़ा कंफ्यूजन है हमें भी, लेकिन आगे नियम बढ़ाया जाए। तो ये जो बीच का समय रहता है, इसमें ये है कि कोई भी व्यक्ति आकर इस नीलामी को चैलेंज कर सकता है। तो आपका मान लीजिए कि 30 दिन है, तो आपका 30 जनवरी को हक किसका पूर्ण होगा, सी का। यानी कि 30 दिन बाद उसका हक पूर्ण होगा। लेकिन ये जो हक मिल रहा है उसे 30 दिन बाद, या वह कब से मिलेगा, बैक डेट से। बैक डेट मतलब कि जिस तारीख को वह क्या किया था, खरीदा। यानी कि हक भले ही बाद में पूर्ण हो, लेकिन उसमें वेस्टेड या निहित कब से होगा, जब वह नीलामी में क्या किया था, प्रॉपर्टी खरीदा था।
तो इसको फिर आगे हम बता देंगे समय देख कर भाई, क्योंकि समय बताना जरूरी है। देखिए अगला, इसके बाद 67 पूछा नहीं जाता, 66 निश्चित ही है, 68 से 72 भी निश्चित हैं। इसके बाद 73 पूछा जाता है और लास्ट में 74। दो ही धाराएं बची हैं, तो पहले 74 निकाला जाए और फिर आपका 73 बताया जाए। देखिए 74 क्या कहते हैं भाई, पहले 74 पढ़ा दिया जाए, क्योंकि 73 में टेक्निकल क्वेश्चन है और 73 आपका अगले टर्न पर ही चल पाएगी। क्योंकि 73 वर्तमान समय में, मैंने अगले बताया जाएगा, लेकिन पहले ये देखिए कि जो छोटी धारा है आपका 4-5 मिनट की, उसको निपटा दिया जाए। 73 से भी जान लीजिए, 73 से आपका पहले केवल प्री में क्वेश्चन बनता था कि प्रपोशनल आपका यानी कि आनुपातिक डिवीजन या विभाजन का सिद्धांत किस धारा में है। तो बस एक लाइन का क्वेश्चन बनता था 73। लेकिन चूंकि झारखंड जे ने आपका इस पर मेंस में भी क्वेश्चन बना दिया, तो अब समस्या ये आ रही है कि जहां से केवल प्री में क्वेश्चन बनते थे, अब उसी से किसमें बनने लगे हैं, मेंस में। जिससे पहले धारा 60 से लगातार मेंस में बनता था कि किन संपत्तियों की कुर्की और विक्रय नहीं होगी, उनकी क्या बताइए लिस्ट। अब बन ही नहीं रहा है, यही फालतू जो धाराएं हैं आपका उसी से बन जा रहा है। अब बन जाए कि निवास गृह में कैसे संपत्ति को जब्त किया जाएगा, बताइए भाई। 62 में वही 3 नियम थोड़ा डिटेल में लिखना है। तो आपका उसी प्रकार 73 को, क्योंकि अब मेंस में प्री में बनता था तो 2 लाइन हम भी निकाल देते थे, लेकिन अब मॉडल चेंज हो रहा है तो पढ़ाने का तरीका भी थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। लेकिन 74 आपका देखिए, 74 2-4 मिनट की धारा है। पहले एक उदाहरण बना लीजिए। मान लीजिए ए ने यह मकान था और इस मकान के बारे में ए और बी के बीच विवाद चला। ए कह रहा था कि हजूर बी अवैध रूप से, इलीगल तरीके से हमारे मकान पर कब्जा दिया ले लिया है, हमें मेरे मकान पर पोजेशन कब्जा वापस दिलवाया जाए। तो ऐसी दशा में ए जीता है, यानी कि ए के पक्ष में डिक्री पारित की गई है और बी हारा है। तो न्यायालय बी को आदेशित किया कि तुम ए को क्या करो, संपत्ति का कब्जा दे दो कि न दो, दे दो। अब न्यायालय के अधिकारी और पुलिस वाले गए बी से ए को कब्जा दिलवाने, बी को हटाएंगे और ए को उस मकान में क्या करेंगे, प्रवेश करवा देंगे। तो बहुत कठिन होता है, आसान नहीं है। तो ऐसी दशा में आपका वकील साहब लोग ज़्यादा ये कर रहे हैं आजकल भाई, यानी कि वकालत में कम विश्वास है, कलमबाजी में ज़्यादा। और जैसे कि जिस प्रकार जो बदमाश किस्म के लोग रहते हैं, जो माफिया रहते हैं, या जो आपका अपराधी रहते हैं, दो उपाय मैं बता रहा हूँ। या तो वकील बन जाएं या साधु बन जाएं। तो साधु भी बन जाएंगे तो पुलिस जल्दी पकड़ेगी नहीं, मुश्किल है थोड़ा। और वकील भी बन गए तो जल्दी पकड़े नहीं जाएंगे, क्योंकि वकीलों का मामला है, कोर्ट में सैकड़ों लोग क्या हो जाएंगे, वकील खड़ा कि पुलिस ने क्या फंसा दिया है, फर्जी। तो किस वकील को सजा हुई है, कोई उदाहरण हो तो बता दीजिए, 2-4 के अलावा क्या कोई हुई है, इतना बवाल होता है। तो वकील लोग भी सबसे बड़े गुंडे हो गए हैं, यानी कि सबसे बड़े गुंडे कौन हैं, वकील। पुलिस भी पंगा मान जाती है। दिल्ली में देखिए, दिल्ली में पुलिस ही वकीलों से न्याय मांगने लगी डीजी कमिश्नर के यहाँ कि वी वांट जस्टिस, मुझे कचहरी में वकीलों ने क्या किया है, पीटा है। अब वीडियो भी खूब वायरल। अब मीडिया वाले भी वकील का पक्ष नहीं दिखा रहे थे, केवल पुलिस का पक्ष। तो काफी बार काउंसिल ऑफ इंडिया नाराज हुआ कि आप जब लड़ाई हुई है तो एक वीडियो दिखा रहे हैं और दूसरा क्या कर रहे हैं,
और पूरे देश में हड़ताल हुई, वो अलग बात है। फिर आपका कब्जा दिलवाइए, नहीं एक पॉइंट फ्री के लिए बनाना है। पुलिस वाले गए कब्जा दिलवाने। अब आइए, बी अपने साथियों के साथ खड़ा था, 5 साथी थे। और बी ने क्या काम किया कि 5 साथियों को लिया और कब्जा का विरोध किया। अब आप लोग बताइए, जब भी कुछ लोगों को जुटा लिया और कब्जा भी से एक को दिलवाना है और कब्जे की डिक्री के निष्पादन का विरोध करने लगा, तो क्या क्या उपाय हैं? अब देखिए, यही कानून आपके दिमाग में घूमना चाहिए। पहला उपाय 74 सीपीसी का है कि इन सबको गिरफ्तार करके कहाँ भेजो? जेल। और आपका कितने दिन के लिए जेल भेजो? निष्पादन का विरोध करने पर समय रट कर जाना है। कितना दिन है आपका? 30 दिन। यानी कि पांचों को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा जाए? जेल। और कितने दिन के लिए? अधिकतम 30 दिन। और इसके बाद बल का प्रयोग करते हुए डिक्री का निष्पादन कराया जाएगा, यानी कि लाठी डंडा पटक कर और भाग जाए तो भाग जाए। अगला नियम आइए, 3-4 नियम और दिमाग में बैठाइए। अगर ये 5 या 5 से अधिक व्यक्ति आपका जुटे हैं, और किस लिए जुटे हैं कि वैध आदेशिका के निष्पादन का विरोध किया जाए, यानी कि डिक्री को लागू कराने का क्या किया जाए? विरोध। तो तुरंत आपके दिमाग में उत्पन्न होना चाहिए आईपीसी की धारा 141। इनका जो जमाव होगा, असेंबली होगी, अब क्या होगी? अनलॉफुल। एक मुकदमा 141, यानी कि दंड चूंकि 143 में है, तो पुलिस वाले एक मुकदमा लाद देंगे। विरोध करेंगे तो कौन सी धारा का? और अगर ये लोग उसी में आपका बल या हिंसा का प्रयोग करने लगे, तब आपका 147 मैंने 46 में परिभाषा है। तो जब एफआईआर होगा तो दंड वाली धारा में, तो बलवा भी हो गया। यानी कि अगर ये लोग पुलिस पर ईंट पत्थर चलाने लगे या लाठी डंडा से हमला कर दिया, आपराधिक बल का प्रयोग, तो कौन सी धारा आ जाएगी? 146। क्योंकि ये लोग पुलिस के कर्तव्य में बाधा डाल रहे हैं, तो सीआरपीसी की धारा 41 के तहत आपका इन्हें पुलिस वारंट के बिना गिरफ्तार भी कर सकती है, क्योंकि पुलिस के कर्तव्य में क्या डाल रहे हैं? बाधा। और पुलिस जब अपना कर्तव्य निभा रही है, उसी समय पुलिस पर हमला कर दीजिए या आपराधिक बल का प्रयोग कर दीजिए, तो आईपीसी की एक और धारा आपको दिमाग में बैठानी पड़ेगी। वो आपका 353 है ना? 49 में आपका बल, 50 में आपराधिक बल, 51 में हमला। 52 देखे तो एक बार आईपीसी में, थोड़ा सीआरपीसी में देखना पड़ेगा। देख लेते हैं एक बार तो। एक बार 353 ही है। यानी कि जब भी आप पढ़िए, 353 ही है। जब भी आप पढ़िए 74 को, तो इन धाराओं को थोड़ा दिमाग में बैठा कर पढ़ना है कि ऐसी कंडीशन में क्या क्या हो सकता है। तो कल आपका, मैंने अभी तो संविधान चलेगा, कल भाई सीपीसी लिखवाई जाएगी। अब 73 जो बचा है, 74 अभी बेयर एक्ट एक बार हम बता देंगे, वैसे सब कुछ बता ही दिया गया, लेकिन एक बार बेयर एक्ट